बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ होंगे बदिउज़्ज़मा। और आज हम बात करेंगे ऑफ कोर्स PSL के कल होने वाले मुकाबलों पर, जहां मुल्तान सुल्तान फाइनल में पहुंची और उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को हराकर एक और चांस हासिल कर लिया है खेलने का, और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्योंकि हारे थे अपना पहला मैच ही मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़, तो उनको एक और मौका मिलेगा। और आज मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का। इन दोनों मुकाबलों में क्या हुआ उस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी एक बहुत बड़ी ख़बर, यूनुस खान द बैटिंग कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज़ रिज़ाइंड। क्यों उन्होंने रिज़ाइन किया, बदिउज़्ज़मा के पास ख़बर है। लेकिन पहले इस सेगमेंट को, लेट्स शिफ्ट इस सेगमेंट टू लेस जॉय मोमेंट, और लेस जॉय मोमेंट इन्जॉय कीजिए, उसके बाद वापस आइए और उसके बाद हम बात करेंगे। हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई अफ़गानिस्तान के नौजवान बैट्समैन हैं। उन्होंने बहुत एक तरफ कर दिया था गेम। अब आज खेलेगी इस्लामाबाद पेशावर से। तो पहले तो ये बात कर लो कि पहला जो मुकाबला हुआ था मुल्तान सुल्तान का, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड किस तरह से, क्या बुझी से नज़र आई या कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था उनका, क्या था? देखिए, कल आसिफ भाई मैंने आपको बोला था कि मुल्तान सुल्तान को अपनी बॉलिंग का एडवांटेज है और वो बॉलिंग से मैच जीत सकते हैं। और मैंने आपको कहा था फेवरेट भी वही हैं, भले इस्लामाबाद की टीम मुसलसल मैच जीत रही है। लेकिन कल देखें आपके उस एक ओवर वहाँ भी ऐसा हुआ जो कराची किंग के साथ हुआ था लाहौर के साथ, वही जो है वो एक ओवर का फ़र्क जो है वो कल इस्लामाबाद को भी पड़ा है। जब आकिफ जावेद के एक ओवर में 29 रन लिए खुशदिल शाह ने, तो वो 29 रन वो थे कि जो शिकस्त की वजह बने इस्लामाबाद की। वरना अगर इस एक ओवर को निकाल दें तो मेरे ख्याल में उनके इतने रन्स नहीं हो रहे थे, 150 तक ही उनके रन जा रहे थे। तो वो एक ओवर ऐसा था कि जहाँ से मैच का मासर भी बढ़ा। और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद की बॉलिंग है इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद ने 18 ओवर तक बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। उन्होंने बिल्कुल बांध के रखा, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ बीच में वही आप बात करेंगे कि उनका टॉप ऑर्डर जो 3 है, जिसमें मोहम्मद रिजवान है, शोएब मकसूद है और शान मसूद हैं, उन तीनों में से एक आध कोई रन कर जाता है, जिसकी वजह मुल्तान की टीम जो है वो ऊपर चली जाती है। कल रिजवान से रन नहीं हुए, आउट हो गए, 25 रन शान मसूद ने किए, लेकिन शोएब मकसूद ने जो 59 रन की इनिंग्स खेली। और उसके बाद अब जॉनसन चार्ल्स का फॉर्म में आना, उन्होंने जो 22 बॉलों पे जो 41 रन किए, वो एक प्लस पॉइंट था मुल्तान के लिए। और फिर नीचे आकर आप देखेंगे जिस तरीके से खुशदिल शाह ने 22 बॉलों पे 44 रन किए, तो वो एक ऐसा था कि 180 रन का टारगेट ऐसा था कि मुल्तान की जो बॉलिंग है, हम हर दिन ही उनकी बॉलिंग की बात करते हैं। सिर्फ 2 ओवर अगर निकाल दें, इमरान सीनियर का एक ओवर जिसमें उन्होंने 19 रन दिए और एक मज़हर रब्बानी का ओवर जिसमें उन्होंने 21 रन दिए, बाकी ऑल ओवर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है। जिसकी वजह से इस्लामाबाद की टीम का कॉम्बिनेशन अगर देखें तो उनके 2 फॉरेन प्लेयर्स ऊपर थे, बाकी नीचे कोई भी नहीं था फॉरेन प्लेयर। किंग को क्यों नहीं खिलाया उन्होंने? देखिए, मेरी समझ, हम आप कल ही बात कर रहे थे कि हुसैन तलत को उन्होंने जो खिलाया, और हुसैन तलत की आप बैटिंग देखें, एक तो उनको ऊपर भेज दिया उन्होंने, और ऊपर भेजा और फिर उनसे वो वैसी बैटिंग नहीं हुई। 25 गेंदों पे 25 रन किए, और ऐसे मैच में कि जब आपको रन चाहिए यार पर ओवर, आपको 10 से 11 रन की एवरेज चाहिए, और फिर आप इस तरह की बैटिंग करते हैं तो फिर ऐसी टीमें मैच नहीं जीती। तो मेरे ख्याल में कल इन्होंने मिस्टेक लाजमी की है कि एक तो इन्होंने जो है वो जिस तरीके से शादाब ने बॉलिंग की, आपने देखा कि लेग स्पिनर बहुत क्लास 4-25 2 आउट किए। तो वहाँ अगर फवाद को खिला लेते तो मेरा ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता बनिस्बत एक फास्ट बॉलर कम करके। हुसैन तलत की जगह खिलाते, या फिर आप ब्रेंडन किंग को खिलाते कि जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था वो आगे रन करता है। अच्छा, मैंने पूछ लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप से, कोई इंजरी स्केयर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, इंजरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा कि अपनी उस पर चले गए। लेकिन ब्रेंडन किंग को ना खिलाना या फिर एक फास्ट बॉलर की जगह फवाद को ना खिलाना, ये भी उनकी शिकस्त की वजह बना है। तो मेरे ख्याल में जो पिछले मैचेस में उनका टीम कम्बिनेशन बना हुआ आ रहा था, वो कम्बिनेशन जो है ना, इस मैच में जो मुल्तान के खिलाफ था वो नज़र नहीं आया। अब फ़हीम अशरफ 10वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, हसन अली की भी बात। देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आया कि उस वक्त ये होगा कि हुसैन तलत लेफ्ट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है फ़हीम अशरफ को इसलिए रोका कि लेफ्ट हैंड एक है तो हम इसको इस तरीके करें, क्योंकि हसन अली आप देखें लंबी हिट्स मार सकते हैं, और मोहम्मद जो वसीम है वो भी जो है हार्ड हिटर हैं और डोमेस्टिक में रन्स भी करते रहे। तो उन्होंने ये सोच के कि जब एक लेफ्ट हैंडर मौजूद है तो फ़हीम अशरफ को रोका उन्होंने, लेकिन फिर वो रोकना उनके लिए बेकार हो गया, क्योंकि फ़हीम अशरफ गए तो वो भी 0 पे आउट हो गए। तो मेरे ख्याल में यहाँ सारा जो क्रेडिट है ना, वो आपको देना पड़ेगा रिजवान की कप्तानी को, और यहाँ मुल्तान की जो फास्ट बॉलिंग है, या इमरान ताहिर की आपको बोल देंगे जिस तरीके से इमरान ताहिर ने बॉलिंग की,
बॉलिंग में भी वो बड़े ज़बरदस्त नज़र आए। उसके अलावा फील्डिंग में अगर आप इमरान ताहिर को देखें तो फील्डिंग में भी वो काफ़ी चाको चौबंद नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मुल्तान का टीम कॉम्बिनेशन जो था ना वो कल ज़्यादा बेहतर था। ये नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन पर नज़र आ रहे थे दानी ने पहनी है लाल रंग की कैप, इसके बारे में ज़रा बता दें। ये फजल महमूद कैप पहनी है। बिल्कुल, इनको कैप मिली है, फजल महमूद कैप मिली है तो उन्होंने वो कैप पहनी हुई है, लेकिन कल उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी नहीं। वो वजह तो बता दें उस कैप की क्या वजह है। मैं इतना उसमें सबसे ज़्यादा विकेटें ली है ना इसने। देखिए विकेटें तो अभी तो 20 हुई हैं आसिफ भाई, लेकिन वो उन्होंने पहले ही कैप दे दी। लेकिन वो ग्रुप मरहला ख़त्म हो गया, ग्रुप मरहले पे उन्होंने जो ख़त्म हुआ उसमें दी होगी, लेकिन अब जो है कि क्योंकि फाइनल होगा उसके बाद देखते हैं कि क्योंकि अब टॉप पे इनके नज़दीक कोई नसीब वहाब रियाज ऐसे हैं जो इनके खिलाफ मेरे ख्याल में 18 विकेटों पे 16 विकेटों पे और इनकी 20 विकेटें हैं। तो फाइनल में अगर पेशावर की टीम आती है तो फिर ये होगा कि नवाज़ दानी को भी बीट करेगा। लेकिन शुएब अख्तर का भी मैं एक बयान पढ़ा था, शुएब अख्तर ने बड़ी तारीफ़ किया। उन्होंने कहा कि सिंध का शहज़ादा लफ्ज़ उनको दिया है कि सिंध का शहज़ादा, यानी कि एक अच्छा उन्होंने सिंध का शहज़ादा इनका नाम पहले से था, पहले से मतलब सिंध के शहज़ादे एक टूर्नामेंट हुआ था 2018 में कराची किंग्स ने करवाया था, तो सिंध के शहज़ादे उसका नाम था, उसमें ये आए थे पहली मरतबा। तो उन्होंने आज कह दिया कि भाई चेंज के शहज़ादा मिल गया। तो वाकई एक ऐसा है कि ऐसा बॉलर है, देखिए कल उसको विकेट नहीं मिली लेकिन उसने जैसे बहुत सारे फास्ट बॉलर होते हैं एक आगे गुस्सा दिखाते हैं, वो चीज़ उसमें नज़र नहीं आई। वो वैसे ही कूल माइंडेड रहा जैसे रहा। लेकिन मैं वही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनकी मैनेजमेंट को और कप्तान को देना चाहिए कि बार बार देखें रिजवान ने आकर वो रन्स भी दिए उसने, लेकिन रिजवान उसको आकर जिस तरीके से समझा रहे थे, जिस तरीके से उससे बात कर रहे थे, तो इससे ये होता है कि एक नौजवान फास्ट बॉलर है उसका बड़ा एतमाद बहाल होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरा कप्तान भी मेरे साथ जो है बैक मुझे कर रहा है और मेरी जो मैनेजमेंट है वो भी मुसलसल उन पर भरोसा कर रही है। सोहेल तनवीर की बॉलिंग कैसी लगी कल? जो अंदर आया था गेंद पहला, उन्होंने पहले ओवर में आउट किया था। देखिए अगर आप मैं आपको बताऊं कि आखिरी की जो दोनों मैच थे जिसमें सोहेल तनवीर ने एक मैच बैटिंग में 24 रन किए, वो मुल्तान पिछला जो मैच था मुल्तान सुल्तान का जो जितवाया था मुल्तान सुल्तान को, उसमें उन्होंने 24 रन एक ओवर में लिए, वो जीत की वजह बने। हालांकि पूरे इवेंट में उनकी बॉलिंग ऐसी नहीं रही, 22 रन भी दिए, 23 रन दिए, लेकिन कल एक ज़रूरत थी और वहाँ पर उन्होंने जो 3 विकेटें ली और ख़ास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने मिनरो को आउट किया है, आउट क्लास डिलीवरी थी और पता नहीं चला उसको बिल्कुल। और कल की बॉलिंग सोहेल तनवीर की उसने वाकई ये साबित किया है कि सीनियर बॉलर सीनियर होता है, उसने अपने तजर्बे से आउट किए। तो ये तजर्बे से अब कराची किंग्स के मैच की अगर बात करें आप, आमिर ने कितने रन दिए? एक 4 ओवर 37 रन, 1 विकेट। कल आप कह रहे थे बड़े मैच का बड़ा बॉलर है, मैं नहीं कह रहा था भाई, आपने कहा था कि बड़े मैच में भाई आपने कहा था कि बड़े मैच में वो जो है आउट करेगा, तो मैंने कहा था कि बड़ा मैच आज है। तो बड़े मैच में किया ना उसने, क्या किया? कुछ नहीं किया उसने भाई, 37 रन दिए, 4 ओवर किए, 1 आउट, वो भी टेलेंडर। जब उनको 5 रन चाहिए थे तो उसने 1 विकेट अगर ले ली। आखिरी के 6 मैचेस में उन्होंने 1 आउट किया है PSL के आखिरी के 6 मैच के लिए। क्या है अब रास्ता, क्या है आगे? रास्ता बंद हो गया सब। देखिए पाकिस्तान टीम में तो मैं कहता हूँ इस परफॉर्मेंस में अगर आमिर को पाकिस्तान टीम में लाने की बातें कर रहे हैं T20 या वनडे में, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की अगर आप चांस देने लगेंगे तो फिर यही लोग सोचेंगे कि दोस्तियाँ निभा लो, एक दूसरे से जो है ना वो अपनी जो बातचीत है उसको बढ़ा के किसी से मिलने चले जाओ, वहाँ से को यकीन दिलाओ कि मैं आपको टीम में ले आऊँगा, तो गलत है। परफॉर्मेंस हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में ले आएँ भाई, उनको बोलें पाकिस्तान कप खेलें, T20 कप में खिलाएं, परफॉर्मेंस करें, फिर टीम में लें। अजहर महमूद ने भी कहा है टीम में होना चाहिए आमिर, आज अखबार में है। क्यों होना चाहिए? अजहर महमूद को इसमें क्या नज़र आया? अजहर महमूद को ये नज़र नहीं आया कि शाहनवाज दानी ने क्या किया उनके अपनी टीम में, उसको टीम में नहीं होना चाहिए। अजहर महमूद को ये नज़र नहीं आया टीम में, अजहर महमूद को ये नज़र नहीं आया, वो टेस्ट टीम में देखें ना, T20 की मैं बात कर रहा हूँ, वनडे की बात आ जाएगा। और दूसरा ये इमरान सीनियर अजहर महमूद को नहीं आया कि जिस तरीके से वो बॉलिंग यहाँ पर कर रहे हैं, नज़र नहीं आया, सोहेल तनवीर उनको नज़र नहीं आया। यानी कि दूसरी टीम के है चलो पाकिस्तानी, लेकिन दूसरी टीम के अगर आप उसको वॉच कर रहे हैं तो अपनी टीम के बॉलर को भी तो वॉच करें कि वो किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से कहना कि आमिर को टीम में होना चाहिए, ऐसा तो मैं भी रोज़ाना आपसे कहता हूँ शुएब मलिक को टीम में होना चाहिए। हाँ आप कहते हैं, तो आप शुएब मलिक को कोई क्यों नहीं ले रहा? इसलिए हालांकि 2 मैचेस में वो आउट हुए, लेकिन 3 मैचेस में फिर वो रन करते जा रहे हैं। 3 मैचें मुसलसल रन किए हैं शुएब ने, कल भी 30 रन किए उन्होंने। हो सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जाके मिलने उससे तो मामला हल हो जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ वो बोल पड़े, जो खिलाफ बोलता है, हो सकता है ये आप सही कह रहे हैं कि आमिर से मिलें, तो हो सकता है शुएब से ही मिलें। शुएब आमिर से बड़ा नाम है वैसे, मैं आपको बताऊँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बहुत बड़ा नाम है शुएब का। और शुएब असल में अगर शुएब से मिलते हैं, क्योंकि कप्तान भी रह चुका है, ठीक है, उसने पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी की है और
19-20 साल से क्रिकेट भी खेल रहा है और बाकी जो आपके जितने भी खिलाड़ी हैं उससे ज़्यादा फिट भी है, उससे मिलते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को या चीफ एग्जीक्यूटिव को करना क्या चाहिए? क्या खिलाड़ियों का एक ग्रुप बनाना चाहिए, साबिक खिलाड़ियों का, उनसे मशवरा करें, या साबिक खिलाड़ियों से ऐसे ही मिलना चाहिए? देखिए अब आसिफ भाई, सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि जो जिन साबिक क्रिकेटर को आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब देते हैं वो तो चुप हो जाते हैं, ना वो बात करते हैं, ना टीम की बैटिंग पे बात करते हैं, ना बॉलिंग पे बात करते हैं, ना मैनेजमेंट पे बात करते हैं। वो कहते हैं सब ओके, सब अच्छा है। और जिनको आप नहीं लेते वो फिर बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप इन जॉबों के चक्कर से निकलवाएं। आप जो हैं इतने टेस्ट मैच खेले में बड़े बड़े प्लेयर आपके पास, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, बड़े बड़े नाम हैं, शुएब अख्तर, जितने, इनसे मशवरे लें कि भाई ये हम टेस्ट की टीम बना रहे हैं, ये हम वनडे की टीम बना रहे हैं, ये हम जो है ना वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहे हैं। हमें मशवरा दें कि कौन से प्लेयर को किस तरीके से हम डालें, ताकि कल जब आप टीम का इंतखाब करें तो आप पे ना साबिक क्रिकेटर जो हैं वो जो है तनकीद करें, ना फिर तजियाकार तनकीद करें। तो फिर ये होगा कि भाई आपने तो मशवरा दिया था कि इसको खिलाओ, आपने मशवरा दिया कि इसको खिलाओ, तो आपके मशवरों पर चल रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि वकार यूनुस का मुझे याद है ईद पर, पिछली ईद पर उनके अपॉइंटमेंट से पहले उनका इंटरव्यू किया था हमने न्यूज़ 1 के लिए, तो उन्होंने कहा था कि 8 क्रिकेटर्स का एक थिंक टैंक बनना चाहिए पाकिस्तान में। 8 क्रिकेटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा एक थिंक टैंक बना लें, उससे मशवरे करें, उससे बात आगे चलाएं। मुझे ये बताएं, यही सोचकर आपने एक कमेटी भी बनाई थी। हाँ, वो कमेटी कहाँ है? क्रिकेट कमेटी आपने बनाई थी। वसीम अकरम से बार बार पूछो तो कहते हैं कौन सी कमेटी? तो जिस कमेटी को आपने बनाया, जिसमें आपने सलीम यूसुफ को लिया, वसीम अकरम को लिया, उरूज मुमताज़ भी हैं, तो उस कमेटी ने कितने इजलास आपने कर लिए? उस कमेटी ने जो जीती है उस पर मिसबाह को और यूनुस खान को या फिर वकार को बुला के किस तरीके से पूछा? हारे हैं तो उन्होंने, कमेटी ने कुछ सवाल जवाब किया, या उस कमेटी ने ये देखा कि डोमेस्टिक में हमें कौन से लड़के मिल रहे हैं, किसी कोचेस ने आके उनको बताया? आपने 6 टीमों के 6 हेड कोचेस रखे हुए हैं ना, उन्होंने आके आपको बताया कि कमेटी को कि ये प्लेयर हमारे पास 2 फास्ट बॉलर मैंने निकाले, 2 बैट्समैन मैंने निकाले, किसी ने बताया? इस वक्त तक आप देखें इतना आप क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आपके पास 2 मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन ऐसे नहीं है जो पाकिस्तान टीम का टॉप ऑर्डर नाकाम हो जाए तो वहाँ पर आपको रन्स करके देते हैं। इतने लोग रखने के बावजूद आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भर दिया। वहाँ पर नए मोहम्मद यूसुफ भी वहाँ पर अपना बैटिंग कोच आ गए, रज़ाक वहाँ पर आ गए, और कितने नाम है आपको बताऊंगे। लोग जो हैं वहाँ कोचिंग कर रहे हैं। तो आखिर आपकी कोचिंग का मकसद क्या होता है? मकसद आसिफ भाई ये होता है ना कि ये आपको जो बैटिंग कोच है उसने बैट्समैन तैयार करने हैं, जो बॉलिंग कोच है उसने बॉलर तैयार करने हैं, जो फील्डिंग कोच है उसने अच्छे फील्डर्स को तैयार करना है। लेकिन आज तक हमें कुछ नज़र नहीं आया। और जो तैयार हो जाते हैं वो उठ के पाकिस्तान टीम में चले जाते हैं, शाहिद असलम और बिल्कुल देखिए दूसरे वाले राना। अब देखिए ना, आप जितनी टीमें, आप 18 का स्क्वाड होता है, आज का तो 22 का स्क्वाड हो जाता है, तो आप 14 से 15 आपका जो है वो मैनेजमेंट हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आता इतनी मैनेजमेंट को साथ ले जाने का मकसद ये, हेड कोच, असिस्टेंट कोच, उसके बाद फील्डिंग कोच, फिजियो, यानी कि आपके पास, और उसके बाद मैनेजर, जितने भी देखें आप, इतने लोग तो वहाँ ले जाते हैं टूर्स पे। तो किसको टूर बुरा लगता है? अगर इंग्लैंड के लिए टूर पे हर साल में 2 टूर लग जाएं, ऑस्ट्रेलिया लग जाएं, तो कौन पीछे हटता है? तो यहाँ सारी मसला ये है कि आप उनसे काम कम लेते हैं, उनको टूर ज़्यादा कराते हैं, उनको याशी ज़्यादा कराते हैं, उनको सहूलियात ज़्यादा देते हैं। काम तो लें उनसे। याशी ज़्यादा हो गया, याशी ज़्यादा हो गया, वापस ले लो। चलो याशी में बात करते हैं, सहूलतें, हाँ, उनको तफरी के मौके फराम करते हैं। कितनी बाजा की तफरी है ना कि इतने अच्छा कोच तैयार करते हैं। शाहिद असलम बहुत काबिल कोच हैं, लेवल 4 कोच हैं, उनको उठा के आपने लगा दिया टीम के साथ। और मंसूर राना काबिल कोच हैं, बैटिंग कोच थे एकेडमी के, उनको उठा के आपने बना दिया मैनेजर। तो भाई क्या हासिल किया आपने? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके कराची की एकेडमी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में भी आपने बनाया है। यहाँ मुझे बता दें कि कौन साल में कितनी क्रिकेट होती है, कितने कैंप लगते हैं, कितने खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, कितनी आप वो करते हैं। आपने यहाँ पर, अगर मैं आपको पिचेस गिनवा दूँ तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद जो है कम से कम 18 और 22 पिचेस यहाँ बना दी आपने। नेट पे आपके पास जो है वो 5 से 6 पिचेस हैं। नया ग्राउंड आपने बनाया, वहाँ पर आपको 5 से 7 पिचेस हैं। तो आपने ट्रैक तो 40 से 42 पिचेस का बनाया हुआ है। कम से कम मेरे ख्याल में अंडर 16, अंडर 19 पाकिस्तान ए, और इस तरीके से आपको पूरा सालों साल कैंप तो लगने चाहिए ना, ताकि खिलाड़ी आप जो आपने कोचेस रखे हैं वो उनको सिखाएं। अब कोचेस का मकसद ये थोड़ी है कि 2 घंटे अगर लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे प्रैक्टिस कराई, उसके बाद अपने अपने रूम में जाके जो है वो चले जाएं और आराम करें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी कराची के 7 जोन्स की टीम अनाउंस हुई है, उन टीम में बड़ा कपड़ा है। बिल्कुल है,
और आपने जिन लोगों को लगाया उनको क्रिकेट में, यानी कि मुझे बताएं कौन जानता है, मुझे बताएं कि जिन 7 जोनों में आपने लोगों को लगाया किसी को पता है कि कौन क्या है? जो क्रिकेट को खिलाते रहे सारी ज़िंदगी वो उनके नाम ही नहीं है, और जो क्रिकेट से वाबस्ता ही नहीं है वो जो है टीमों के साथ लगे। सियासी तौर पे सियासी भर्तियाँ, पहले कहा था जी कि कोई सियासी वो नहीं होगा, यानी कि कोई ओहदा ऐसा नहीं होगा कि किसी को दें, लेकिन अब तो सुनने में आया कि उन्होंने अलाउ कर दिया जी कि ठीक है आप जिसको चाहना है ये समझ नहीं रहा इनसे क्या वजह है, क्या ये फैला बहुत लिया है इन्होंने काम डोमेस्टिक का? बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें कि जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट को आप अगर आपने चलाना है तो आप जिम्मेदारी दें। आपने तो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी रखें, उनका भी यही काम है कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट जब चला रहे हैं, काज़िम ट्रॉफ़ी है, पाकिस्तान कप है, T20 कप है, जिस तरीके से आप चला रहे हैं वहाँ पर जाएँ तो सही, वहाँ पे 3 ग्राउंड या 4 ग्राउंड मैचेज़ हैं, वहाँ जाके देखें तो सही हमें कौन से प्लेयर मिल रहे हैं, कौन से प्लेयर नहीं मिल रहे। खाली डोमेस्टिक नाम रख दिया आपने तो इससे थोड़ी प्लेयर आएंगे। और क्लब रजिस्ट्रेशन की तारीख आज फिर बढ़ा दी है। अब मुझे बताएं, आज फिर बढ़ा दी, बढ़ाने में क्या है, क्यों बढ़ाए जा रहे हैं इसको? तारीखें बढ़ाने के समय कि और क्लब आ जाएं, और क्लब आ जाएं भाई, जब एक तारीख रख दी उसके बाद मुझे इतने क्लब आपको ला रहे हैं, क्रिकेट तो हो नहीं रही, आप इतने क्लब को रजिस्टर करके क्या करना चाह रहे हैं? ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि तारीख बढ़ रही है, हर दफ़ा तारीख बढ़ रही है। ये तीसरी चौथी बार ऐसा हो रहा है भाई, तीसरी चौथी बार ऐसा हो रहा है। तो कोई तरीका नहीं हुआ। आप या तो उसूल के साथ काम करें, नदीम खान साहब जो डायरेक्टर हैं हाई परफॉर्मेंस के, इनकी चीज़ें ही अलग होनी चाहिए ना, सब चीज़ों को अलग करें। अभी तक तो आपने उनके उधर रखा हुआ था, अभी तक तो आपने वो जो क्लब के जो टीमें बनाई उनकी, अब आपने जो वो कह रहे थे कि हम इनके चेयरमैन अलग बनाएंगे, अभी तक तो आपको चेयरमैन का नहीं पता कि कौन से क्लब का, कौन से जोन का कौन सा चेयरमैन है, अभी तक यही नहीं पता। और अभी डोमेस्टिक सीजन दोबारा शुरू होने वाला है दूसरा। बिल्कुल ऐसे, और डोमेस्टिक सीजन जब शुरू होगा तो आपके खिलाड़ी सारे लीग खेलने चले जाएंगे। पाबंद करें भाई, नहीं दें किसी को NSV, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, बड़े से बड़ा प्लेयर हो, बोले भाई जब अपनी क्रिकेट हो रही है तो NSV नहीं दे रहे, आप कायदे ट्रॉफी खेलें, पाकिस्तान कप खेलें, यही परफॉर्मेंस है। और देते हैं कोचेस को भी थोड़ा सा खींचने की जरूरत है। बिल्कुल, आप कोचेस को अपना, आप मुझे बताएं कि जो कोचेस हैं, जितनी 6 रीजन की जो कोचेस हैं, हेड कोच, उसके बाद असिस्टेंट कोच, कितने हो गए? 12 लोग अब क्या कर रहे हैं मुझे बताएं ना, कि अब तो क्रिकेट ही नहीं हो रही, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? हाँ, किसी को कोई पता है? वो तो अपने हर महीने उनकी तनख्वाहें तो मिल रही हैं। बलूचिस्तान वालों ने और सिंध वालों ने तो ट्रायल्स लिए थे ना, तो वो तो ट्रायल्स लिए, बाकी पंजाब वाले रह गए थे, उनके चल रहे हैं सिलसिले, लेकिन फिर भी वो इतना कुछ मुसलसल तो नहीं आते भाई। अगर आप 11-12 महीने में 1 महीने क्रिकेट कोच ट्रायल ले लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, 11 महीने फारिग होते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? और ये सारे के सारे कोचेस, मज़े की बात, सारे के सारे कोचेस किसी ना किसी डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, PIA से या किसी और से, वहाँ से छुट्टियाँ आ जाते हैं। मतलब आपको कोई ख्याल नहीं आता, ज़रा सा भी आपको मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि मतलब मैं शर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, आपको नहीं आती शर्म कि आप डिपार्टमेंट जिसके ये ख़िलाफ़ है क्रिकेट बोर्ड, उसमें से नौकरी अपनी आप वो छुट्टी लेके आ जाते हैं यहाँ पे काम करने। छुट्टी ली हुई है भाई, वहाँ नौकरी वहाँ पक्की है, छुट्टी ली हुई है, जब यहाँ से फारूक हुई वहाँ चले जाएंगे। बात ही जमा यार, अजीब अजीब बातों में लगा देते हो भाई। ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है और इसके बारे में हमें मालूमात है थोड़ी सी, इसलिए हम बात करते हैं। हाँ, PSL को हम भूले नहीं हैं, PSL भी साथ साथ चलती है। PSL असल में इन चीज़ों को भुला देती है, जो गलतियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम करता है, वो गलतियों को भुला देती है PSL थोड़े अरसे के लिए। इस ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। बदियुज़्ज़मा मेरे साथ बैठे हैं और हम बात करते पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम में चले गए थे, हम उस तरफ जाते रहेंगे, लेकिन अभी PSL की तरफ वापस आए। बदियुज़्ज़मा फ़ोन आया है है ना, फ़ोन आया भाई PSL की तरफ वापस आ जाओ, सही PSL की तरफ वापस आ जाओ। PSL में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से। कल जो उन्होंने मैच खेला कराची किंग्स से, उसमें काफ़ी कमज़ोर परफॉर्मेंस थी कराची किंग्स की, और ज़ाज़ाई जो हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई हैं, दोनों टीमों में अगर देखें तो फ़र्क ज़ाज़ाई का ही था। और एक जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कराची ने बैटिंग की, तो मेरे ख्याल में कराची की बैटिंग जो है ना, रन्स बाबर आजम 500 तकरीबन 54 रन इस पूरे उसमें उन्होंने किए हैं, लेकिन हर मैच में उनके रन्स तो हैं, लेकिन आसिफ भाई देखें कि वो जो बॉल खेलते हैं ना, वो ऐसा हो जाता है कि अगर आप 50-52 रन बना रहे हैं और आप 47-48 गेंदें खेल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इसकी बनस्बत दूसरी टीमों में ये है कि 25-26 खेल के वो 50 कर रहे हैं, तो ये दूसरी टीमों को फ़ायदा हो रहा है। जैसे आप देखें ज़ज़ई ने 38 गेंदों पर 77 रन किए हैं,
और 77 रन में उनके 10 चौके हैं और 5 छक्के, यानी कि 70 रन उन्होंने छक्कों और चौकों से बनाए, सिर्फ 7 रन उनके सिंगल हैं। तो ये फ़र्क होता है T20 में कि आपने किस तरीके से चलना है। तो मेरे ख्याल में अगर वो 77 रन जो कर गए वही पेशावर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया मैच। उसके बाद दूसरे जितने ही बैट्समैन आए, जिसमें शुएब आया उसने 30 रन कर दिए, फिर 17 रन जो हैं उसने रदरफोर्ड ने किया, और फिर अपना खालिद ने 17 रन किए। तो मेरे ख्याल में फिर उनके लिए आसान हो गया। खालिद उस्मान वो है जो केपी का कप्तान था फर्स्ट क्लास में, बिल्कुल लेफ्ट आर्म, लेकिन बॉलिंग में उसका ये है कि क्योंकि मैंने देखा नहीं था क्योंकि उन्होंने बॉलिंग की है। बॉलिंग में तो उन्होंने तकरीबन 4 ओवर में 45 रन दिए, और एक ओवर तो उनका ऐसा था कि वही मैं कहूँ कि 21-22 रन का उनका भी ओवर हो गया, तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था। लेकिन वहाँ पर ये कि ज़ज़ई की बैटिंग ने उसको कंट्रोल कर लिया। तो मेरे ख्याल में जो असल फ़र्क था वो ओपनिंग बैटिंग जो पेशावर की थी और जो कराची की थी उसमें काफ़ी फ़र्क था। अच्छा, ये जो पिक करते हैं, जो ज़ज़ई को जिसने पिक किया, एंड नूर अहमद को जिसने पिक किया, या उस तरफ से आप ख्वाजा को देख लें, उस्मान ख्वाजा को, ये पिक करने वालों का भी कमाल होता है भाई। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, आप अफगानिस्तान की अगर आप बात करें तो उनके ज़्यादातर जो क्रिकेटर हैं एक तो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। अगर बैट्समैन जितने भी हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। आप इससे पहले अब मोहम्मद नबी थे, वो कराची के साथ जो खेले थे, कराची में उन्होंने जो मैच खेले, आप देखिए कि किस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग हैं और लंबी हिटें मारते हैं, तो इस वजह से वो उनको पिक कर रहे हैं। और ये इसको हालांकि इसने इतने मैचेस नहीं खेले हुए थे, क्या नाम है, ज़ज़ई ने, लेकिन इसकी एक इनिंग्स आपने भी हमें याद दिलाई थी कि आपने उसको खुद कहा था कि 62 बॉलों पे 162 रन बनाए थे 60 बॉलों पे, तो वो जो उसकी उस वजह से उन्होंने पिक किया होगा। तो मेरे ख्याल में ये होता है कि किसी की नज़र होती है कि भाई वाकई उस प्लेयर को लो, वो T20 के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उस्मान ख्वाजा को जो पिक किया तो इस्लामाबाद को काफ़ी, मैंने पहले भी आपको बताया कि तनकीद हुई थी, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने कल देखें तन तना जो है वो रन किए, जो उससे पहले मैच एक सेंचुरी भी की, और फिर ये कल के मैच में अगर वो रन नहीं करते तो इस्लामाबाद की टीम तो बिल्कुल ही। अफगानिस्तान को टेस्ट स्टेटस मेरे ख्याल है जल्दी मिल गया, वो टेस्ट वाले खेलने वाली टीम नहीं है। टेस्ट तो बिल्कुल नहीं खेला, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कब से नहीं खेला टेस्ट उन्होंने, बिल्कुल टेस्ट रैंकिंग में भी नहीं आते ये लोग। देखिए टेस्ट बहुत जल्दी, आप सही कह रहे हैं कि टेस्ट मेरे ख्याल में उस वक्त आप दें कि जब एक टीम बिल्कुल जो है ना ऐसी हो जाए कि वाकई आपको पता चले कि यार ये टेस्ट खेल सकते हैं। ये वनडे और T20 के लिहाज से इसमें कोई शक नहीं कि आपकी बड़ी टीमों का मुकाबला कर रहे हैं, चाहे वो T20 में। तो T20 में आप देखें उनके जो बॉलर्स हैं अभी, उनकी राशिद खान मिसाल ले लें, T20 के नंबर 1 बॉलर बन गया। उसके अलावा उनके मुजीबर रहमान जो थे वो भी टॉप 10 रैंकिंग में रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल में T20 के लिहाज तक तो ठीक थी, वनडे भी चलो सही है, लेकिन टेस्ट बहुत जल्दी खिला दिया गया, बहुत जल्दी जो है ना इनको दे दिया। अब इनके क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हुई है, चीफ एग्जीक्यूटिव नए आए हैं, नए से नहीं आए, वो 10 साल के बाद वापस आए। बिल्कुल, तकरीब उनका नाम हामिद शनवारी है। तो कप्तान भी मेरा उनका भी चेंज हुआ है, कप्तान भी चेंज हुआ है, हामिद शनवारी नाम है उनका। 11 तकरीबन 8-9-10 साल के बाद वापस आए, तो वो आके कुछ करेंगे। और पाकिस्तान से भी सीरीज़ है बाद में, बिल्कुल सितंबर में पाकिस्तान से 3 T20 मैचेस की बात हो रही है कि 3 T20 और 3 वनडे है। यूएई में इनकी सीरीज़ है पाकिस्तान से, तो वो भी टक्कर की सीरीज़ होगी, इसमें कोई शक नहीं। ये ज़ाज़ाई हुए, राशिद खान हुए, क्योंकि T20 में वही मैं कहा हूँ, T20 में बहुत तगड़ी टीम है इनकी। T20 की अगर आप बात करें ना तो बहुत तगड़ी टीम है। तो मेरे ख्याल में अब ये बहुत टफ टाइम बड़ी टीमों को भी देंगी, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इन टीमों को बड़ा टफ टाइम देगी। अच्छा, चलें अब आगे चलते हैं। अब आज का मुकाबला जो है इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर, पेशावर इस्लामाबाद पहले देख लेंगे, इस्लामाबाद उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा या कुछ तब्दीली करता नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल में आसिफ भाई यहाँ पर इनको हुसैन तलत की जगह ब्रेंडन किंग को खिलाना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि उनकी जो बैटिंग में थोड़ा तो मसला हो रहा है वो यही हो रहा है। और उसके अलावा अगर आप एक फास्ट बॉलर जैसे आकिब जावेद जो हैं, वो पिछले मैच में आपको आउट ऑफ कलर नज़र आए, उनकी जगह आप किसी फास्ट बॉलर को जो खिलाते हैं वो भी सही है, लेकिन फवाद को खिलाते हैं कंडीशन के लिहाज से। तो जो कल जिससे कि मैच हुआ, जिस तरह की कंडीशन थी, तो वहाँ स्पिनर काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फवाद को भी ये खिला सकते हैं और एक फास्ट बॉलर को खिला सकते हैं, लेकिन हुसैन तलत की जगह इनको जो है ब्रेंडन किंग को खिलाना चाहिए। ब्रेंडन किंग का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत, क्योंकि T20 में आप देखें ना, T20 में वो बैट्समैन आपको चाहिए कि जो आपको अगर कम बॉलों पे ज़्यादा रन जब चाहिए तो वो क्या करेगा। हुसैन तलत में वो चीज़ अब नहीं है। हुसैन तलत शुरू में आए थे तो वो चीज़ अलग थी, अब यहाँ पर वो इस तरह की उनसे हिट हो ही नहीं रही। अब जो उन्होंने 25 रन किए, मैं आपको बताऊँ कि उनसे खुल के शॉट ही नहीं लग रहे थे। तो ऐसा बैट्समैन आपको इस वक्त चाहिए
क्योंकि आपके पास कोई चांस ही नहीं है। डू एंड डाई मैच है, आपने जीते तो आप फाइनल खेलेंगे, नहीं जीते तो आप बाहर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। यानी उस किंग आ जाए, उसकी जगह हुसैन तलत बाहर जाए, फवाद आ जाए या आकिब की जगह को काफ़ी ऑप्शन हैं उनके पास, वो उनको देख रहे होंगे। अब पेशावर ज़ल्मी की टीम इसी तरह से जाएगी या उसमें कुछ तब्दीली? मेरे ख्याल में आसिफ भाई पेशावर ज़ल्मी को जो है ना, अब जो खालिद उस्मान है या इमाम उल हक, मेरे ख्याल में इमाम उल हक की जगह अब हैदर अली को चांस दे देना चाहिए। इस वजह से दे दें कि देखिए हैदर अली का ये है कि आया, चलो 2-3 उसके शॉट लग गए तो रन्स तो हो जाते हैं, लेकिन इमाम उल हक जो है ना बिल्कुल ही डेड खेल रहे हैं, जैसे वनडे और टेस्ट में वो खेलते हैं वैसे खेल रहे हैं, क्योंकि T20 के प्लेयर नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप खिला ही रहे हैं, अगर इतने ही रन्स करें, तो मेरे ख्याल में एक आध चांस जब आप इतने खिलाएँ आपने हैदर अली को मैच, तो मेरे ख्याल में अगर आज के मैच में हैदर होगा तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अपना पेशावर को। और खालिद उस्मान की जगह अगर आप इब्रार को खिला लेते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर आप किसी और फास्ट बॉलर को जो इन कर लेते हैं वो भी आपके लिए बेहतर है। वैसे अगर पिछले मैच की आप बात करें तो जज़ई की इनिंग निकाल दें तो पेशावर ने जो अपनी जो दूसरे बैट्समैन हैं उनकी इतना वो नहीं है। इमामुल हक, वैसे स्क्रीन पे इमामुल हक नज़र आते हैं, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से उनकी कमेंट्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें हैं, इस चीज़ में वो पूरे हैं। अब तो पहले से भी आ रहे हैं, लेकिन अब तो चचा भी साथ ही हैं, तो फिर कोई मसला तो नहीं है ना। तो हो सकता है चचा की वजह से 2 मैच खिला दिए, तो मुझे ख्याल चचा को कहाँ ले आए बीच में? चचा का काम उन्हीं की टीम में ना, चचा का टीम कुछ और है ना, वो तो एडवाइज़र है। एडवाइज़र ने एडवाइस दी होगी ना कि खिला लें, तो ये हुआ। तो मेरे ख्याल में आज चचा एडवाइस दे दें कि यार आज ना खिलाएं, आज हैदर को खिला लें। यार ये बात गलत कर दी आप। मैंने गलत नहीं की, देखिए ना आप कह रहे हैं एडवाइस भी देते हैं, तो एडवाइस ये भी तो दे सकते हैं। भाई मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वो स्क्रीन पे नज़र आता है, उसके कमेंट्स वो दिखाते हैं, वो बोलता सबसे बड़ी बात ये बोलता अच्छा, आपकी जो बात है वो बोलता बहुत अच्छा है, इस वजह से उसको ज़्यादा बोलता बहुत है, बोलता बहुत है, बहुत ज़्यादा बोलता है। जब देखें ना, जब आप टूर भी टीम हो, जब ये कोरोना नहीं था उससे पहले आप देखें जहाज़ में भी काफ़ी उसकी वीडियो वायरल होती रही, वहाँ भी जब होती रही, तो बोलता बहुत है। और वैसे भी बिल्कुल वो तो बहुत वायरल हुआ, बहुत लंबी हो जाएंगी, वो बोलिएगा नहीं, वो बहुत लंबी हो जाएंगी, वो बहुत चीज़ें भूलिएगा नहीं, आप भूलिएगा नहीं, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, वो भी याद रखिएगा। बिल्कुल सारे वो चीज़ें बहुत आ चुकी हैं, अब उसको यहाँ छेड़ना भी अच्छी बात नहीं है, ना छेड़े लेकिन याद रखें। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से उनको ज़्यादा मौका दिया कि बोलते रहो, टीम के बारे में ही बोलते रहो, अपने बारे में ही बोलते रहो, यही है। लेकिन खेल की जहाँ तक T20 का फॉर्मेट है, मेरे ख्याल में उन्होंने उसको नहीं खिलाना चाहिए आज के मैच में। मैं ये कहता हूँ कि उनकी जगह हैदर अली को इन कर दें। हैदर अली फिर भी एक थोड़ा सा यंग है, और यंग है, फील्डिंग सबसे बड़ी, फील्डिंग तो इमाम की बुरी नहीं है, कैच भी पकड़ता, फील्डिंग इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन बैटिंग में उसकी पावर हिटिंग है। वो पावर हिटिंग में अगर उसके देखें ना, दिन होता है खिलाड़ी का, अगर उसने आकर रन्स कर दिए तो पेशावर के लिए ज़्यादा बेहतर है बनस्बत के आप सिंगल डबल वाले प्लेयर को लें और वो रन ना करें। इस PSL में अगर पूरी PSL देखें, इमर्जिंग प्लेयर्स में पहली मरतबा हुआ है कि इमर्जिंग प्लेयर कोई निकल के सामने आया, जैसे धानी है, धानी इमर्जिंग प्लेयर है, बिल्कुल, और वो नंबर 1 बॉलर है। कैसा लगता है? बिल्कुल ये होता है। एक दौर था जब PSL में शादाब खान आपके सामने आए, फिर हसन अली सामने आए, और अब बड़े अरसे बाद आपको जो है वो शाहनवाज़ दानी की सूरत में ये प्लेयर मिला है। फिर हैदर अली भी आपको, ज़ाहिर है उन्होंने अंडर-19 खेली थी, लेकिन PSL में आकर उन्होंने जो 5वां एडिशन था उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी। तो PSL में ये नहीं है कि आपको बैट्समैन या बॉलर्स नहीं मिल रहे, लेकिन इस PSL में आप अगर देखें ना, आज से भाई सिर्फ शाहनवाज़ दानी के अलावा आपको ऐसा कोई प्लेयर नहीं मिला। वसीम जूनियर तो पहले से खेलते हुए आ रहे हैं, खेल तो रहा है, लेकिन इसमें आके वो एकदम से वसीम जूनियर है, उसको अगर इसी तरीके से मौका देते रहे, अगर उसके पर काम होता रहा तो वो आगे जाके चल पड़े। लेकिन ये इस सीज़न में मुझे नहीं लग रहा कि आप बैट्समैन कोई नहीं निकाल सके। आपके पास मुझे बताएं इस PSL में कौन सा ऐसा बैट्समैन तो कभी निकला ही नहीं, कभी नहीं। इस सीरीज़ में, इस PSL में आपका कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसमें साबित किया हो कि वाकई टैलेंट है उसमें। और अब जो आपके T20 में शामिल प्लेयर हैं, जो इंग्लैंड जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, जो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे, सवाए मोहम्मद रिजवान के और बाबर आजम के, चाहे वो बैट्समैन हो या किसी ने परफॉर्म नहीं किया। हसन अली की परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं रही, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग भी वैसी नहीं रही। तो आप ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अपने PSL इसमें वो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएँ, तो इंग्लैंड का अब चेंज होगा, कंडीशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी। एकदम सख्त गर्मी से एकदम आप सख्त सर्दी में चले जाएंगे, एकदम आपकी कंडीशन में भी फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, क्या इतनी जल्दी आप वहाँ जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, ये भी पाकिस्तान टीम के लिए इंग्लैंड में चैलेंज होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और वो जो आपने बात की कि प्लेयर, हमारे बैट्समैनों ने इतना
इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी सिवाय शोएब मकसूद के एक को हटा शोएब मकसूद बिल्कुल सही कह रहे हैं। शोएब मकसूद तो आधे के अमर्जिंग तो नहीं है, शोएब मकसूद मुसलसल पीछे से खेलता हुआ है। हमारे बैट्समैन से शोएब मकसूद ऐसा है, या फिर शान मसूद को चांस मिला, उसने 2-3 मैचेस में बड़ा अच्छा रन किए। तो मेरे ख्याल में आपको मिडल ऑर्डर में मसला है। तो आसिफ भाई मेरे ख्याल में शोएब मकसूद को आपको, जब आप कहते हैं कि हो सकता है हम 1-2 प्लेयर को कॉल कर दें, तो शोएब मकसूद का चांस बनता है कि आप तीसरे नंबर पे खेल रहे हैं। पहले तो पीछे नंबर पे खेलता था, अब तो तीसरे नंबर पे खेल रहा है। वो ये ना, खिलाड़ी को जब मौका मिलेगा, पूरा मैनेजमेंट की जानिब से, टीम की जानिब से एक आपको एतमाद दिया जाएगा, कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, जाओ भाई खेलो, आपने ही रन करने, आप ही ने हमें टीम को मैच जिताना है, तो फिर उसका दिल बढ़ जाता है, प्रेशर में आता है। खूबसूरत तरीन प्लेयर है इस वक्त। मैं कहता हूँ कि इंतजाम के बाद अगर आपको प्लेयर कोई हर किस्म का शॉट खेलने का मिला है ना, वो यही मिला है कि हर किस्म का शॉट है उसके पास। कट देखें, पुल देखें, कवर ड्राइव देखें, एक्स्ट्रा कवर देखें, उसके अलावा आप उसका ग्लास देखें, यानी कि अच्छा कदमों का इस्तेमाल देखें, जो वो स्पिनर को बाहर निकल के वो खेलता है। तो मेरे ख्याल में ये क्वालिटी वो होती है कि जो इंतजाम में थी, और मेरे ख्याल में जब वो खेल रहे होते हैं तो उनमें इनकी झलक भी नज़र आती है। ये थे इंतजाम के इलाके से हैं, मुल्तान से हैं, तो कुछ झलक तो होगी, लेकिन पहले बहुत थी, अब इतनी नहीं है। लेकिन अब तो आखिर अपना स्टाइल है। इनसे मेरी एक बार मुलाकात हुई, इनके एक प्रॉब्लम जो चल रहा था आसिफ भाई, उसकी वजह से भी थोड़ी सी क्रिकेटिंग की डिस्टर्ब हुई। जो इनके घुटने का मसला था, इनके घुटने का मसला, उसका ऑपरेशन भी हुआ, उसके बाद ये वापस आए, फिर दोबारा इनके घुटने का मसला हो गया। तो इसकी वजह से भी इनकी क्रिकेट काफ़ी, डोमेस्टिक क्रिकेट भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था। उनके जो बाएं चले गए थे अभी, उनका बाएं घुटना जो था, इसमें उन्होंने ऑपरेशन कराया था 3 साल पहले। 3 साल ही तकरीबन हुए मुझे, यूएस एम्बेसी में मिले थे, वीज़ा लगवा के अमेरिका जा रहे थे। मेरी मुलाकात जो है ये जो मेरान होटल है यहाँ पर हुई। हाँ, अमेरिका गए थे, वहाँ पे खेलते हैं, वहाँ भी क्रिकेट होती है। वहाँ से भी एक खिलाड़ी वैसे पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा, खबर है 9 जुलाई को समी असलम पाकिस्तान आ रहे हैं। तो समी असलम को जब आपने चांस नहीं दिया डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस के बावजूद, तो उसने अमेरिका जाके मेरे में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और $1 लाख सालाना। तो $1 लाख जब आप $1 घर अलग, मकान अलग, गाड़ी अलग, सब कुछ अलग। तो फिर वो क्या, उसको क्या पड़ी है कि वो पाकिस्तान में आया? अरे वो आ रहा है पाकिस्तान 9 से लेके 24 जून तक, जुलाई तक कराची में। नहीं 9 से 24 कश्मीर लीग तो नहीं खेलने आ रहा। 9 से 24 जुलाई तक वो कराची पाकिस्तान में होंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। हो सकता है, हो नहीं सकता, हो रहा है ये भाई। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वो लीग ना खेलने आए हो। नहीं, लीग खेलने आए हो, कुछ भी करने आए हो, हो सकता है वो लीग खेलने आए हो वहाँ पे। भाई वो यूनुस खान साहब का क्या सिलसिला है? देखें, जब यूनुस खान को बैटिंग कोच रखा था तो सब यही बातें कर रहे थे कि यूनुस खान एक ऐसा बंदा है कि अगर उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी हुआ तो वो चला जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन यूनुस खान ने अपने आप को बड़ा, आपने देखा कि पिछले साल नवंबर में शायद उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और 2022 से T20 वर्ल्ड कप तक उनको रहना था। लेकिन वही होता है कि एक आदमी होता है जो अपने आप में मगन रहता है, अपने आप काम से काम रखता है, वो अपने काम में किसी की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बात को ज़रा तफसील से खोलेंगे और तफसील से दूसरे मुहर्रिकात जो इसमें हुए हैं उन पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। मैं हूं आसिफ खान और हम बात कर रहे हैं अभी इस सेगमेंट में यूनुस खान साहब की रेजिग्नेशन पे। यूनुस खान पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, 115-17 टेस्ट मैच खेले हैं पाकिस्तान, 10,000 से ज़्यादा, 10,022 रन हैं इनके, ठीक है। उसके अलावा 34 सेंचुरियाँ और सब कुछ। उसकी मैं वही इनके रिकॉर्ड गिनवा दो पहले, जरा थोड़े से रिकॉर्ड गिनवाओ तो थोड़ा PCB वालों को पता तो चले। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बेहतरीन कप्तान, 100 से ज़ायद टेस्ट मैच खेल चुके, 10,000 से ज़्यादा रन्स किए, 34 सेंचुरियाँ हैं, और उसके अलावा आपकी हर ऐसे मैचेस में रन्स हैं जो पाकिस्तान की फतह में भी उनके अहम किरदार है। ऐसे मैचेस भी उन्होंने इनिंग्स खेली हैं। 313 रन की इनिंग्स आपको भी याद होगी जब नेशनल स्टेडियम कराची में उन्होंने खेली थी, वो भी आपको याद होगी। तो ऐसा है कि वो हर किस्म की कंडीशन में, चाहे वो इंग्लैंड हो, और ऐसा प्लेयर है कि जिसने हर मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो सेंचुरी बनाई हुई है, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, सब ममालिक के ख़िलाफ़ उन्होंने सेंचुरी बनाई हुई है। तो एक बड़ा नाम था, तो बड़े नाम को यही होता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि यूनुस खान जो है वो एक
अलग थलग किस्म का आदमी है कि किसी की बात सुनता नहीं है। जो उसको काम दिया गया है, मेरे ख्याल में उसको दिया गया था तो उसको अपना काम करने देते। जब आप किसी के काम में मुदाखलत करेंगे, काम में मुदाखलत कहाँ से शुरू हुई? देखिए, काम में मुदाखलत यही होती है ना कि जब आपने एक बंदे को बैटिंग कोच रखा है, उसकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान टीम में शामिल जितने भी बैट्समैन हैं या जितने भी लोग हैं उनको ट्रेन करना, उनको बात करना। हो सकता है कि वो कुछ और बता रहे हो और दूसरा बैटिंग कोच कुछ और बता रहा हो, तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी कि ये मेरे काम में दूसरा मुदाखलत क्यों कर रहा है। ये चीज़ें भी काफ़ी अरसे से वो बर्दाश्त कर रहे थे। एक आपको याद होगा यहाँ पर जो टेस्ट के लिए कैंप लगा हुआ था, यहाँ पर एक कोच नहीं कई कोचेज़ आ गए थे यहाँ पर और खिलाड़ियों को अपनी अपनी टिप्स दे रहे थे। कोई स्पिनर को टिप्स दे रहा था, कोई बॉलर को टिप्स दे रहा था, कोई बैट्समैनों को टिप्स दे रहा था। तो उस वक्त भी यूनुस खान नाराज़ हुए थे, मैं आपको बताऊँ, उस वक्त भी नाराज़ हुए थे। तो मेरे ख्याल में, और एक जो टीम सिलेक्शन होती है, इस पर भी मैं सुनने में आया ज़रा टीम सिलेक्शन का मैंने भी सुना। बिल्कुल, ये ज़रा ये कहते हैं कि टीम सिलेक्शन जो हुई उस पर भी उनको काफ़ी जो है ना उस पर खुश नहीं थे। इस वजह से कि देखें, एक बैटिंग कोच होता है, जब आप किसी बैट्समैन को सेलेक्ट करते हैं तो कल टीम हारती है तो आप किस पे तनकीद करते हैं? बैटिंग हम भी जब मैच हो रहा होता है तो मैं और आप भी अगर प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं, बोलेंगे यार ये यूनुस खान बाहर बैठा हुआ बैट्समैनों को क्या सिखा रहा है। तो वहाँ जब बैट्समैन फेल होगा तो बात किसके पे आएगी? यूनुस खान पे। तो मेरे ख्याल में यूनुस खान ही एक ऐसा बड़ा प्लेयर है या बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा उसने ये सोचा होगा कि यार मैं किनारे चले जाता हूँ, कि उन्होंने कल लोग मुझे बातें सुनाएं। और कौन छोड़ता है ऐसी बड़ी जॉब है? मुझे तनख्वाह होगी वैसे 25 से 26 लाख की जॉब कोई छोड़ता है? यहाँ तो लोग जो हैं 3-3, 4-4 लाख के लिए नहीं छोड़ते। तो इतनी बड़ी जॉब, दो नौकरियां कर रहे हैं, कह तो रहा हूँ। डोमेस्टिक के कोचेज अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के, मैं वही कह रहा हूँ ना, यही है, तो कोई नहीं छोड़ता। यहाँ तो हेड कोच बॉलिंग कोच बन जाते हैं, ठीक है। चीफ सेलेक्टर के बाद मिसबा के बाद 2 ओहदे थे, चीफ सेलेक्टर का, हेड कोच का, उन्होंने चीफ सेलेक्टर छोड़ दिया, हेड कोच पे आ गए। तो मेरे ख्याल में यूनुस खान को करने देते काम। अब पाकिस्तान टीम के लिए देखिए एक मसला होगा, एक बड़ा नाम जब आपके साथ जा रहा होता है, बाहर हो जाता है और एक बड़ी सीरीज़ आप खेलने जा रहे हैं इंग्लैंड में, तो खिलाड़ी भी की भी सोच में हो गया यार यूनुस खान हमारे साथ नहीं है, पहले था। ड्रेसिंग रूम का एक माहौल सा बन जाता है, एक जो है ना प्लेयर उसके साथ टच हो जाते हैं। तो इसमें भी काफ़ी उनकी कारकर्दगी में फ़र्क पड़ सकता है। मैं आपको बताऊं इंग्लैंड की सीरीज़, लेकिन बॉलिंग कोच तो अभी था ही नहीं पिछली सीरीज़ में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो असल में वो नहीं कह रहा है, वो तो था ना, उनको मालूम है कि वो छुट्टी पे गए हैं। एक होता है ना कि छुट्टी पे गए हैं वापस आ जाएंगे, लेकिन एक साथ ही छोड़ गया। इससे फ़र्क होता है यार हमारे पास तो बैटिंग कोच ही नहीं है। ये कोई बहुत सारे प्लेयर होंगे आसिफ भाई कि जो यूनुस खान से पूछते होंगे, जाके बैटिंग कर जा रहे होंगे तो भी पूछते होंगे कि मैंने इस कंडीशन में कैसा खेलना है। और यूनुस खान ऐसा है कि लोगों को बता सकता है कि भाई ये इंग्लैंड है और यहाँ की पिचेस ऐसी होती हैं, यहाँ तुमने जो रुक कर खेलना है या जा जाके किस तरीके से खेलना है, तो बताता होगा। तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा। और अब बैटिंग कोच यूसुफ को दी जा रही जिम्मेदारी, देखिए आर्जी तौर पे टीम के साथ तो नहीं जाएंगे, टीम के साथ तो कोई भी नहीं जाएगा, बगैर बैटिंग कोच की टीम जा रही है। ये नहीं कि यूसुफ, हाँ तो यही तो बात है यार। आपको ये या तो यूनुस ने बताया आखिरी दिन है आपको, बिल्कुल यूनुस आए तो नहीं थे करंटीना के लिए, जब आई थी टीम उसमें साथ नहीं आए थे, नहीं आए। तो यही तो बात है, ये मिस मैनेजमेंट। तो ऊपर से ये रिलीज जारी कर दी जाती है जी कि बामी मुशावरत के साथ उन्होंने हमसे राय जुदा कर ली। चलो इस पे हम तफसील से बात करेंगे, कल भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैच कल मैच कौन जीतेगा? आज का मैच भी तो मैच कौन जीतेगा? वही मेरे ख्याल में पेशावर जीत जाएगी। पेशावर ज़ल्मी मैच जीतेगी, पेशावर ज़ल्मी मैच बगाटी, ये इन्होंने कहा है। आप याद रखिएगा। चले हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।